अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारा सा नावलेट आप सब के लिए जिसका नाम है ख्वाब था जो कुछ सोचा था, राइटर उम्मे हानी। अगर आपको ये नावलेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। कल आप क्यों नहीं आ सकी मिस? वानिया ने किताबें खोलने से भी पहले इसकी शक्ल देखते पहला सवाल यही किया था। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए पैदल चलने की हिम्मत नहीं हुई। वो हौले से मुस्कुरा दी। इसे वानिया का अपने लिए फ़िक्र करना अच्छा लगता था। कोई तो था जिसे इसकी फ़िक्र थी। मुझे बता देती तो ड्राइवर भेज देती। फिर अचानक याद आया, ओ हाँ, आपका नंबर भी तो बंद था। मैंने इतनी बार कॉल मिलाई। इसने मुँह बसोड़ते याद दिलाया। मोबाइल ख़राब हो गया वानिया, वरना तुम्हें पता है कि मैं कभी फ़ोन बंद नहीं करती। इसने साथ पड़ा फ़ोन उठाकर हवा में लहराया। अब वो एक बेकार डब्बे से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। वानिया ने इसे उठाकर अपने मोबाइल फ़ोन के साथ रख लिया। कल तक ठीक करवा दूंगी, मेरे होते क्यों फ़िक्र करती हैं? राबिया ने झट से उचक लिया। बिल्कुल भी नहीं, मैं ख़ुद अगले महीने ठीक करवा लूँगी। वैसे भी एक ही हफ़्ता तो रहता है अगला महीना शुरू होने में। जब मैं करवा कर दे रही हूँ ठीक, तो क्या ज़रूरत है ख़र्चा करने की? वानिया ने अपनायत से कहा। वो इसके हालात से बखूबी वाकिफ़ थी। और जब मैं कह रही हूँ कि करवा लूँगी तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ठीक करवा के देने की? वो अब इसकी किताबें खोल दी थी। मैंने आपको बहुत मिस किया। वो मैट्रिक स्टूडेंट कभी कभी मासूमियत में ऐसा कुछ कह जाती कि इसे बेख्तियार इस बच्ची पे प्यार आ जाता। कल जवाद चाचू भी आए थे और आपका पूछ रहे थे। राबिया ने कुछ हैरत से सर उठाकर इसे देखा। मेरे बारे में क्या पूछ रहे थे? यही कि आज तुम्हारी टीचर नहीं आई। राबिया ने सर झुका लिया। वो मज़ीद कुछ कुरेदना नहीं चाहती थी। इसने हमेशा अपनी इज़्ज़त नफ्स को बहुत अजीज़ रखा था। वो किसी भी लड़के के बारे में सवाल करके ये इसे गवारा नहीं था कि वो किसी के बारे में सवाल करे। वो यहाँ शहर में अकेली रहती थी। वालिदैन ने बहुत भरोसा करके इसे यहाँ भेजा था। ऐसे में वो किसी भी लड़के की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी कि कहीं वालिदैन के एतमाद को ठेस ना लग जाए। वानिया ने भी मज़ीद कुछ नहीं कहा और किताबें खोल कर बैठ गई। इसके कल 2 टेस्ट थे, आज इसे इन्हीं का पढ़ना था। राबिया इसे पढ़ाने लगी, लेकिन बार बार जहन एक ही बात पर ठहर जाता कि वो आपका पूछ रहे थे। इसने ख़ुद को सर्जनिश की कि वो जिस काम के लिए आई है इसका ध्यान इस पे होना चाहिए, ना कि इसे कुछ और सोचना चाहिए। वानिया अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी जो शादी के 12 साल के बाद पैदा हुई थी। बाप ब्रिगेडियर था और माँ एक NGO चलाती थी। सारा दिन दोनों घर पे होते नहीं थे, तो वो हमेशा से नौकरों के सपुर्द रही थी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि इन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वो इनकी बेहद लाडली थी। उसके मुँह से बात यहाँ निकलती वहाँ पूरी हो जाती। राबिया इसकी ट्यूटर थी जो इसे 5वीं क्लास से पढ़ा रही थी। अब वानिया 9वीं में आ चुकी थी। राबिया की सूरत न सिर्फ इसे एक बड़ी बहन मिल गई थी जिससे वो खासी मानूस हो चुकी थी, बल्कि एक दोस्त भी मिल गई थी जिससे वो दिल की तमाम बातें कह डालती। राबिया ने भी इस रिश्ते का नाजायज़ इस्तेमाल कभी नहीं किया था। वो हमेशा इसकी दुरुस्त रहनुमाई ही करती थी। जैसे इसके लिए इसकी छोटी बहन सादिया थी, वैसे ही वानिया भी थी। राबिया का स्कूल उनके घर से 20 मिनट के पैदल फासले पर था। स्कूल से छुट्टी होती तो वो घंटा आराम करके फिर पैदल ब्रिगेडियर दानियाल के घर के लिए निकल जाती। वो एक एक करके पैसा जोड़ती थी और इस महंगाई में मुमकिन नहीं था कि वो 20 मिनट के मुसाफिर के लिए गाड़ी लगवाती। गो के ब्रिगेडियर साहब इसे अच्छी फ़ीस देते थे। इसे एक अरसे से ख़ुद पे खर्च करने की आदत नहीं रही थी। शायद इसलिए गाड़ी लगवाना इसे शाह खर्ची लगता था। मोबाइल फ़ोन ख़राब था, इसलिए कमरे में आते ही वो लेट गई। खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा था। हालांकि वानिया ने इसे जाने से पहले घर के बने पाए दिए थे जो खानसामा ने रात में ही बनाए थे। अक्सर वानिया इसे खाने का सामान दे दिया करती थी कि वो वापस जाकर अपने लिए खाना बनाने की मुश्किल से बच सके। अपने लिए खाना बनाना इसे यूँ भी बड़ा ही मुश्किल लगता था। कभी वो 7 बाज़ार की रोटी ले आती, कभी घर पे ताज़ा आटा गूँध कर रोटी बना लेती। कमरे में कोई फ्रिज तो था नहीं कि वो ज़्यादा वक्त के लिए खाना बनाकर फ्रीज़ कर लेती। अकेली जान थी, कितना खा लेती थी, इसलिए वानिया का यह कदम इसे बहुत बड़ा एहसान महसूस होता। वो बिस्तर पर लेटी पैर झल्लाती रही। कभी कभार वानिया के घर जाना इसके लिए बहुत आजमाइश साबित होता था। अपनी ज़िंदगी का मवाजना करती तो लगता कि वानिया तो किसी और दुनिया की बासी है। इसका घर, नौकर चाकर, रहना सहना देखकर लगता नहीं था कि वो इसी दुनिया में इस जैसी आम इंसान है। वो क्या ज़िंदगी जी रही थी और वानिया की क्या ज़िंदगी थी। फिर इसका दिल बेजार हो जाता। इसका दिल करता वो भी लौट कर इसके घर ना जाए, जिसे देख देख कर इसे डिप्रेशन होता था। लेकिन कमाना इसकी मजबूरी थी और फिर वानिया के वालिद के इस पे बहुत एहसानात थे। इसने ख़ुद को मनफी सोचों से आज़ाद किया, अपने स्कूल का लेक्चर निकाला और पढ़ने लगी।
फिर छम से वानिया का कहा जुमला याद आ गया। वो आपका पूछ रहे थे। जवाद वानिया के वालिद का कज़न था जो आर्मी में ही कैप्टन था। इन दिनों रावलपिंडी में ट्रेनिंग कोर्स पे आया हुआ था, इसीलिए कभी कभार वानिया की तरफ चक्कर लगा लिया करता। इसकी पहली बार मुलाकात भी इसी तरह हुई थी जवाद से, जब वो वानिया को पढ़ाने गई। दरवाजे से दाखिल होते ही पानी की एक फुहार ने इसका इस्तकबाल किया जो सीधी इसके चेहरे और कपड़े भिगो गई थी। इसने मुट्ठियाँ भींचकर सामने पाइप हाथ में लेकर खड़े शख्स को देखा। गुस्से से इसके माथे की रगें तन गईं। आई एम सो सॉरी। वो पाइप वहीं फेंक कर इसकी तरफ भागा आया। राबिया कपड़ों को ऐसे ही झाड़ रही थी जैसे पानी नहीं मिट्टी गिरी हो। अब तो जो गीले होना थे वो हो गए, क्या हो सकता था। सॉरी। वो जो कोई भी था वाकई माजरत खा था। वो कुछ कहे बगैर अंदर की जानिब बढ़ गई। वानिया उसके गीले कपड़े और ऐसा चेहरा देखकर समझ गई, हो ना हो जवाद चाचू की ही कारस्तानी होगी। आप चलें मेरे साथ मेरे कमरे में, मैं कोई अपना ड्रेस निकालती हूँ। राबिया मना भी नहीं कर सकती थी कि गीले कपड़ों में से ठंड लग रही थी। महीना भी तो अक्टूबर का था। इसे चारों नाचार वानिया के साथ जाना ही पड़ा। वानिया के दिए खुले से घेर वाले फराक और चुनरी के दुपट्टे में इसकी रंगत खिल सी गई थी। इसने खुद को आईने में देखा तो अपने आप से नज़रें हटाना मुश्किल ही हो गया। वो कभी खुद को इतनी अच्छी नहीं लगी थी जितनी इस वक्त लग रही थी। चाचू को न जाने क्या शौक़ है गार्डनिंग का, बस जहाँ लॉन देखा शुरू हो गए। माली हफ्ते से आ नहीं रहा था और पौधे मुरझा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं ही पानी दे देता हूँ। वानिया अपनी तरंग में बोले जा रही थी जब इसकी इस पर नज़र पड़ी तो मुस्कुराई। ये ड्रेस तो आपको बहुत सूट कर रहा है मिस, ये आप ही रख लें। राबिया झेंप गई। अरे नहीं, मैं कल धोकर वापस कर दूंगी। वो ममनून थी कि इसने इसकी बर वक्त मदद की। कुछ नहीं होता ना, रख लें, मुझ पे इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि आप पे, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लें। राबिया खामोश हो गई। ये पहली बार नहीं था कि वानिया इसे तोहफ़ा दे रही थी। इसकी आदत थी हर महीने में इसे कुछ ना कुछ लेकर देने की। वो दोनों लाउंज में चली आईं ताकि पढ़ाई शुरू की जा सके। तभी जवाद चलाया, चाचू बहुत गलत किया आपने मिस के साथ। बंदा आगे पीछे देख तो लेता है ना पानी फेंकने से पहले। वानिया इसे देखती नाराज़ी से बोली, मैंने जानकर तो नहीं किया। पौधों को पानी देने के लिए जैसे ही पाइप गेट वाली साइड पर किया, पानी सीधा आपकी मिस पे। मुझे थोड़ा ही पता था कि ये एकदम सामने आ जाएंगी। मैं तो पौधों को ही नहला रहा था लेकिन गलती से ये नहाई गई। वो वानिया को वजाहत दे रहा था और ऐसे में राबिया सर झुकाए बैठी थी जैसे सारी गलती इसी की हो कि वो क्यों एकदम सामने आ गई। इससे सख्त शर्म महसूस हुई। वैसे इनसे पूछ लो, मैं कई बार एक्सक्यूज़ कर चुका हूँ, अब क्या कान पकड़कर मुर्गा बन जाऊँ। इसने राबिया को गहरी नज़रों से देखा। राबिया बिना देखे भी इसकी नज़रें खुद पे महसूस कर रही थी और मज़ीद सुर्ख पड़ रही थी। इसने सारी ज़िंदगी भी लड़कों के साथ नहीं पढ़ा था। यहाँ जॉब में भी ऐसों से बात नहीं करती थी, सभी इससे फासले पर रहते। इसे खामा की बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं थी। ये पहली बार था कि कोई इससे इतना बेतकल्लुफ़ हो रहा था और यूँ इसे मौज़ूए गुफ्तगू बना रहा था। ठीक है, लेकिन पेनल्टी तो देना ही पड़ेगी। वो भी फ़ौजी की बेटी थी, इसी ज़ुबान में बात कर रही थी। जवाद अच्छा जी वाले स्टाइल में से देखने लगा। लो भला क्यों, क्या क्यों? जब आर्मी में ज़रा सी गलती हो तो नहीं देते सज़ा, अब यहाँ भी दें, मेरा हुक्म है। इसके तहकुमाना अंदाज पे वो हंस दिया। क्या चाहिए? वानिया सोच में पड़ गई। राबिया कोई सारी सूरत हाल में अपना आप अजीब सा लग रहा था। हमें पिज़्ज़ा मंगवा कर दे रहे हैं आप, वरना आपका इस घर में और ख़ास तौर पर लॉन में दाखिला मना है। जवाद ने दिल पे हाथ रखकर दौरा पड़ जाने वाली एक्टिंग की। चलो ठीक है, क्या याद रखोगी, किस सखी से पाला पड़ा। वो एक भरपूर नज़र राबिया पर डालकर अंदर चला गया तो राबिया ने सुख का सांस लिया। पसीने से भीगी हथेलियाँ इसने अपने सूट से रगड़ दी। वानिया इसे पढ़ने लग गई तो जवाद ने दोबारा वहाँ का रुख नहीं किया था। बाद में सचमुच पिज़्ज़ा बॉय पिज़्ज़ा दे गया। जवाद खुद घर पे कहीं नहीं था, शायद वो वापस मैस जा चुका था। ऐसे में चाचू मूडी हैं बहुत। पिज़्ज़ा मज़े से खाते हुए वानिया ने बताया, बहुत लाइवली भी हैं। राबिया ने तमाम पूरा वाक़या जुज़ियात से याद करते हुए किताबें बंद कर दी। रात के 8 बजने वाले थे। अब इसे भूख लग रही थी, सो खाना गर्म करके खाना था। आलकसी से उठी और अपने लिए नान और पाए गर्म करने लगी। वो जल्दी सोने की आदी थी क्योंकि इसे सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, वहाँ से ट्यूशन्स के लिए जाना होता था। इतनी मेहनत पे भी खुराक तो अच्छी मिलती नहीं थी, इसलिए वो नींद अच्छी तरह पूरी करती थी कि यह अय्याशी तो इसके अपने बस में थी। इस बार पैसे कम भेजें। मोबाइल ठीक करवाने में काफ़ी पैसे लग गए थे। जब इसने गांव अपने घर रकम भेजी तो अम्मी जी का शिकवे भरा फ़ोन आ गया। राबिया के लिए गहरे सांस में एक ज़माने की थकन पन्हा थी जो इसकी अम्मी को शायद कभी महसूस की हो या नहीं की हो,
لیکن وہ اسے باقی اولاد کے لیے نظر انداز کر گئی ہوں۔ موبائل فون خراب ہو گیا تھا، اسے ٹھیک کروانے میں کافی خرچہ ہو گیا، رقم کم بھیجنا پڑی۔ امی جی نے اچھا کہا۔ وہ نوید تیرا نمبر مانگ رہا تھا، دے دوں؟ نوید کا نام سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ وہ کیوں میرا نمبر مانگ رہا تھا؟ اسے مجھ سے کیا کام؟ وہ پھٹ پڑی۔ اگلے ہفتے شہر کا چکر لگانا تھا اس نے، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ رابعہ کی خیر خبر لے آؤں۔ ضرورت نہیں ہے اسے میرا نمبر دینے کی، میں ٹھیک ہوں یہاں اور آرام سے ہوں۔ فون پہ خیر خبر آپ تک پہنچ تو جاتی ہے، تو اسے کیا میری خیر خبر کے لیے یہاں بھیج رہی ہیں؟ ویسے بھی میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، کسی مرد کو نہیں بلا سکتی۔ یہ اسکول کی عمارت ہے، کوئی ہاسٹل نہیں ہے، یہاں کوئی بھی ملنے نہیں آ سکتا۔ لوگ دیکھتے ہیں، باتیں بنائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اس کی ماں پھر آئی تھی رشتہ لے کر، لیکن تیرے ابو جی نے منع کر دیا کہ میری دھی نہیں مانتی۔ اچھا کیا، اس نے شکر کا سانس لیا۔ اپنی عمر دیکھ پتر، نکلتی جا رہی ہے۔ نوید چنگا بھلا منڈا ہے، وہ ماں تھی، فکر تو بنتی تھی، لیکن ان کا ایسے کہنا اسے ہمیشہ تکلیف دیتا تھا۔ یہ عمر اس نے ابھی کے لیے تو یہاں تک نکالی تھی، ورنہ وہ گاؤں میں بیٹھی رہتی تو ان سب کی خود اس کی زندگی کیا ہوتی۔ اسی لیے جب وہ عمر کی بات کرتی تو اسے چابک کی طرح یہ بات آ کر لگتی تھی۔ اللہ مالک ہے، شہزاد کی تو نوکری کا کیا ہوا؟ وہ بھی ہو جائے گی، بریگیڈیئر صاحب کو بولا ہوا ہے۔ اگر شہزاد کی ٹانگ کا لنگ نہ ہوتا تو کاشف کی طرح اسے بھی فوج میں کروا دیتے۔ اب یہ تو ممکن نہیں، بہرحال کوشش کر رہے ہیں، جلدی اچھی خوشخبری سناؤں گی۔ امی جی نے جواباً اسے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور کال کاٹ دی۔ اس نے گہری سانس بھری جس میں کچھ دکھ تھا، کچھ حسرتیں۔ نوید اس کے گاؤں کا سب سے پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن تھا تو ایف اے پاس ہی۔ خود اس کے اپنے بھائی بھی میٹرک ہی پاس تھے، بس ایک وہ تھی جسے پڑھائی کا بہت ہی شوق تھا، اور اس نے اپنے شوق کے لیے ابا جی سے بہت ضد کی تھی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے شہر بھیجا تھا، جہاں رہ کر اس نے ایک پرائیویٹ کالج سے میتھس میں ماسٹرز کیا تھا۔ ساتھ ہی ٹیوشنز پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا تاکہ پڑھائی کا بوجھ خود اٹھا سکے۔ ماسٹرز کے بعد اس نے ایک اسکول میں نوکری بھی شروع کر دی۔ اسی اسکول کے ایک کمرے میں اسے رہائش بھی مل گئی تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لیکن جو کماتی تھی پیچھے گاؤں بھجوا دیتی تاکہ ابو جی گھر کی مرمت کروا سکیں، چھت پکی کروا سکیں جو ہر بارش میں ٹپکتی تھی۔ وہ خود پہ کچھ بھی خرچ کرنا جیسے حرام سمجھتی تھی۔ اسکول میں سادہ پراٹھا اچار ڈال کر لے جاتی، اس کی کولیگز باہر سے منگوا کر کھاتی تھیں، اور وہ اپنا سادہ پراٹھا نکال کر کھاتی۔ کپڑے جوتوں کے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے اس نے جسم پہ ایک عبایا پہن لیا اور پاؤں میں جاگرز چڑھا لیے جو سردی گرمی اس کا ساتھ نبھاتے تھے۔ زندگی اس نے سادہ ہی رکھی تھی تاکہ پریشانیوں سے کم ہی سامنا ہو۔ لیکن اپنی حسرتوں کا کیا کرتی جو کبھی کبھار اندر سے انگڑائی لے کر بیدار ہو ہی جایا کرتی۔ اسکول کی نوکری کے چند مہینے بعد سے ہی وہ بریگیڈیئر دانیال کے گھر ٹیوشن کے لیے جانے لگی، جن کی اکلوتی بیٹی وانیا اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ جن دنوں وہ شہزاد کی نوکری کے لیے ماری پھر رہی تھی، بریگیڈیئر صاحب نے ذرا سی کوشش کی اور اسے فوج میں بھرتی کروا دیا۔ ابا جی بہت خوش تھے کہ اس کی پڑھائی ان کے کتنے کام آ رہی ہے۔ مکان پکا کروا لیا گیا، بھائی کو اچھی جگہ پہنچا دیا، گھر میں غسل خانہ نیا بن گیا۔ باورچی خانہ جو پہلے کچا اور کھلے آسمان تلے تھا اب ایک کمرے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ صحن میں ہینڈ پمپ لگ گیا۔ امی جی نے 4 بکریاں اور درجن بھر مرغیاں رکھ لی تھیں جن سے حاصل ہونے والے دودھ انڈے وہ سب استعمال کرتے، اور زائد دودھ فروخت بھی کر دیا جاتا۔ اب امی جی کاشف کی نوکری کے لیے اس کو ہر ہفتے کہلواتی تھیں۔ وہ کبھی اپنی مسافت کے بارے میں سوچتی تو دل دکھی ہو جاتا۔ وہ یہاں پائی جمع کر کے اپنے ابو جی کو بھیج کر خود اسکول کے ایک اسٹور نما کمرے میں چند اشیاء ضروریہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ عمر ڈھلتی جا رہی تھی اور وہ ابھی تک تنہا تھی۔ اس کی کولیگز اسے سمجھایا کرتیں، پیسے گھر بھیجنا چاہیے لیکن سارے مت بھیجا کرو، بہن بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو پوچھیں گے بھی نہیں۔ اسے تو انہیں کسی قابل بنانے کا جنون تھا، اپنے لیے کبھی کچھ بچایا ہی نہیں، نہ خود پہ کبھی لگانے کا سوچا۔ جو کمایا ابو جی کو بھجوا دیا۔ اب حیا کے مارے وہ امی جی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اب اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ واحد نوید تھا جو پچھلے 4 سال سے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ جب پچھلی بار اس کا رشتہ آیا تھا تو وہ BSc کر رہی تھی۔ میں ماسٹرز کروں گی ابو جی، اور وہ FA پاس ہے، آپ خود سوچ لیں آگے۔ ابو جی نے اس کی بات سمجھ لی تھی، وہ کسی پڑھے لکھے لڑکے سے شادی کرنا چاہے گی، اس لیے ابو جی نے نوید کے لیے منع کر دیا۔ امی جی تو اس معاملے میں خاموشی رہتی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی ابو جی کو نہیں کہہ سکتی تھی کہ نوید جیسا رشتہ بھی نہیں آئے گا بعد میں۔ امی جی صرف اسے ہی سمجھا سکتی تھی اور سمجھاتی بھی تھیں۔ اس نے بھی نوید کے لیے بس ایک نا ہی سوچ کر رکھی ہوئی تھی، اور وہ تھا جو شادی کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
उस दिन वो वानिया को पढ़ाने गई तो वो पढ़ने के मूड में नहीं थी। इससे मैथ्स के चंद सवाल समझकर इसने मज़ीद पढ़ने से इनकार कर दिया। जब मुझे अगले पूरा महीना पढ़ना ही है तो आज रेस्ट कर लेते हैं। वैसे भी अगले महीने पेपर्स की वजह से मेरा कहीं घूमना फिरना, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना मुकम्मल बंद हो जाएगा। राबिया ने खश्मगी निगाहों से इसे देखा। अगर रेस्ट का ही मूड था तो बता देती, मैं आज आती ही ना। रेस्ट घर पे रहकर नहीं करना, बाहर कहीं घूमने जाना है। अब डैडी मुझे अकेले तो जाने देंगे नहीं, तो सोचा आपको साथ ले चलूं। ऐसे तो वो कभी मना भी नहीं करेंगे। ये पहली बार नहीं था कि वो इसे साथ लेकर जा रही थी। जब इसका अकेले घूमने का दिल करता तो राबिया को ढाल बनाकर साथ ले जाया करती। राबिया के साथ जाने से ब्रिगेडियर साहब कभी एतराज़ नहीं करते थे। इन्हें तसल्ली रहती कि राबिया इसका ख्याल रखेगी, मुझे वापसी पे देर हो जाएगी। इसका साथ जाने का मूड नहीं था। जिन बड़ी और महंगी जगहों पे वानिया इसे घुमाने ले जाया करती, वहाँ जाकर इसे वहशत होती थी कि कौन सी दुनिया है जहाँ दिन पैसे से शुरू होकर पैसे पर ही ख़त्म होता है। तो क्या मसला है, मैं आपको स्कूल के गेट पे ड्रॉप कर दूँगी। आपने कौन सा जाकर वहाँ कोई ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना होती हैं। खाना हम बाहर खाएंगे, वापस जाकर आप सो जाना। इसके पास टालने के लिए कोई बहाना नहीं था, सो इसे मानना ही पड़ी। वानिया जल्दी से तैयार होकर आई और फ़ोन करके बाप को बता भी दिया कि वो राबिया के साथ घूमने जा रही है। ड्राइवर साथ था और राबिया पे इन्हें इत्मीनान था, तो इन्हें क्या मसला हो सकता था। सारी शाम वो दोनों मॉल्स में घूमते रही। वानिया ने जी भर कर शॉपिंग की। ज़बरदस्ती इसे भी एक सूट ले दिया जो इसने ख़ुद क्या पहनना था। गांव जाते हुए सादिया के लिए ही ले जाना था। सादिया को फ़ैशन करने का बहुत शौक़ था। इसकी उम्र भी ऐसी थी जिस उम्र में लड़कियां ख्वाब देखती हैं और सजती संवरती हैं। ख़ुद इसकी ऐसी उम्र में कसम पुरसी के सिवा इसने कुछ नहीं देखा था। इसलिए वो चाहती थी कि सादिया अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले। खाने के लिए वो फूड कोर्ट की तरफ जा रही थी जब सामने इन्हें जवाद मिल गया। वो किसी दोस्त के साथ था। उससे माजरत करके इनकी तरफ चलाया। आप दोनों यहाँ? सलाम करके इसने दोनों को बारी बारी देखा। बस आज शॉपिंग का मूड था तो मैंने मिस से कहा कि वो मेरे साथ चलें, अकेले डैडी निकलने जो नहीं देते। जवाद ने इसे देखा। वो नज़रें झुकाए तो खड़ी थी, लेकिन इसमें एतमाद की कमी नहीं थी। ये सिर्फ इसका एराज़ था जो वो बरतती थी। तो अब क्या प्लान है, कुछ खाना है? इसने वानिया को देखा। बिल्कुल खाना है, भूख से बुरा हाल हो रहा है और कुछ देसी खाने का दिल कर रहा है। जवाद ने कुछ सोचकर सर हिलाया। 1 मिनट वेट करो, मैं भी आता हूँ। वो इसी दोस्त की तरफ चला गया जो सामने खड़ा था। इससे कुछ कहकर हाथ मिलाकर वो फिर से इनकी तरफ आ गया। चलो मेरे साथ। अरे क्या ज़रूरत थी, हम खुद मैनेज कर ही लेते। आप यूं ही अपने दोस्त को छोड़कर आ गए। वानिया समझ गई थी कि वो दोस्त को छोड़कर इनको कंपनी देने चला आया है। ज़रूरत ये थी कि यहाँ रश बढ़ रहा है, ऐसे में लोग बदतमीज़ी भी कर जाते हैं। तुम अभी छोटी हो। वो आगे आगे चलता हुआ ज़रा मोड़ मोड़ कर इससे बात कर रहा था और साथ साथ आगे भी बढ़ रहा था। तो मिस मेरे साथ थी ना? इसकी बात पे वो मुस्कुरा दिया। मिस का होना ना होना मुझे एक सा लगा। राबिया ने इसकी बात पे पहलू बदला। ठीक था कि वो एक देहाती लड़की थी, कम गो थी, अपनी ज़ात तक महदूद रहती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो दुनिया से लड़ना नहीं जानती थी। पिछले 10 साल से वो शहरी ज़िंदगी गुजार रही थी, वो भी अकेले। पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में रही थी और जॉब में आकर स्कूल के कमरे में जहाँ जाती अकेली आती जाती। दुनिया का सामना इसे अच्छी तरह करना आता था। मेरे होते हुए वानिया को कभी कोई कुछ नहीं कह सकता। इसने अब की बार इतने ठोस लहजे में कप्तान साहब को जिताया कि वो दंग ही रह गया। और मेरे होते आपको कोई कुछ नहीं कह सकेगा। इसके लबों पे ज़बरदस्त मुस्कुराहट थी, जैसे इसे राबिया का जुमला मुतासिर कर गया हो। वो दोनों को एक रिवायती खानों के रेस्टोरेंट में ले आया जहाँ वानिया ने अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर किया और जवाद ने अपनी। राबिया ने वही खाना पसंद किया जो वानिया ने किया था। आप अपनी चॉइस का कुछ मंगवा सकती हैं। जवाद ने मेन्यू कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे राबिया ने थाम कर देखे बगैर एक तरफ रख दिया। शुक्रिया, मैं कुछ भी खा सकती हूँ। कनात और आजिज़ी अच्छी चीज़ है। जिस इंसान में हो वो कभी मायूस नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी में आपको चॉइस करने का मौका मिले तो अपनी चॉइस कर लेनी चाहिए। हर वक्त ये कनात पसंदी की चादर ओढ़ कर रखना ज़रूरी तो नहीं होता। राबिया खामोश रही। वो क्या कहती कि चॉइस करना इसने कभी सीखा ही नहीं था, और जो सीखा था वही लबादा वो ओढ़े रखती थी। लेकिन ये बात इस जैसे बड़े ख़ानदान के लोग नहीं जान सकते थे। खाना आ गया और इस दौरान जवाद और वानिया की छोटी मोटी नोक झोंक चलती रही। वानिया, लगता है आपकी मिस बहुत ही कम बोलती हैं। वानिया ने राबिया की तरफ देखा। मेरे से तो काफ़ी बातें करती हैं। वानिया ने मोहब्बत से राबिया का हाथ दबाया तो वो वानिया की तरफ देखकर मुस्कुराती। फिर शायद मेरी वजह से कम बोल रही हैं। शायद आपकी मिस को मेरा होना अच्छा नहीं लगा। राबिया ने चेहरा उठाकर इसे देखा। इसके चेहरे पे एक धीमी मुस्कुराहट थी, जैसे वो इसे छेड़ रहा हो।
ऐसी कोई बात नहीं, मुझे क्यों आपका होना बुरा लगेगा। तो अच्छा लगा है फिर। वो ज़रा खुलकर मुस्कुराया। राबिया ने खौफ से रुख फेर लिया। कितना अजीब था ये इंसान। एक सवाल का जवाब वो देती तो वो इसे दूसरे सवाल में फंसा लेता। बात से बात निकालना इसे अच्छी तरह आता था। आप कम बोलती हैं, लेकिन ज़्यादा भी बोलेंगी तो अच्छा ही बोलेंगी, आई एम श्योर। अब वो सर झुकाए खाना खाने लगी। इस इंसान को लफ्ज़ों से खेलना आता था। इसकी मौजूदगी में इससे ठीक से खाना भी नहीं खाया गया। वापसी पे जो खाना बच गया था वानिया ने पैक करवा के राबिया को दे दिया ताकि वो बाद में खा सके। जवादी ने पार्किंग तक सियाफ करके अपनी गाड़ी में निकल गया था। वानिया ने इसे स्कूल गेट पर उतार दिया था। कमरे में जाकर इसने पेट भर के खाना खाया, फिर लेटकर काफ़ी देर वो जवाद के बारे में ही सोचती रही। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। जब भी ऐसे मौसम में ब्रिगेडियर साहब के घर जाना होता इसे मौत पड़ जाती थी पैदल जाते हुए। एक तो ऊपर से पानी बरस रहा हो और नीचे से छप छप करते हुए जाओ। कभी वानिया इसे गाड़ी भिजवा देती, जब ड्राइवर घर ना होता तो इसे खुद ही जाना पड़ता। उस दिन भी वानिया ने कॉल करके बताया कि वो गाड़ी भेज रही है। जब वो स्कूल से बाहर निकली तो गाड़ी बिल्कुल गेट के सामने खड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी घर की नहीं थी, वो गाड़ी जवाद की थी और इसकी फ्रंट सीट पे वो बैठा हुआ था। इसे वानिया पे गुस्सा आया, जिसने इसे ये नहीं बताया था कि वो जवाद को इसे लेने भेज रही है। इससे अच्छा था कि वो पैदल ही चली जाती। राबिया को गेट से नमूदार होते देखकर जवाद ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया। चारों नाचार राबिया को इसके बराबर ही बैठना पड़ा। सलाम दुआ के बाद वो ज़रा खिसक कर दरवाजे की तरफ सरक कर बाहर देखने लगी। फासला इतना तो नहीं था, लेकिन बारिश तेज़ थी और सड़कों पे पानी खड़ा था, इसलिए जवाद गाड़ी आहिस्ता चला रहा था। आप यहाँ अकेली रहती हैं तो आपको डर नहीं लगता? डर कैसा? भूत प्रेत की बात कर रहे हैं तो मैं कभी इनसे अपने बचपन में नहीं डरी। और यहाँ पे माली बाबा की फैमिली रहती है, उनकी फैमिली मेरे जैसी है। बहादुर लड़की। घर आ चुका था। जवाद ने हारन दिया तो चौकीदार ने गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर खड़ी हुई तो इसने शुक्रिया अदा किया और उतर कर चली गई। वो इस लड़की को जाते हुए देखता रहा जिसने इससे शुक्रिया तक अदा नहीं किया था। यह शायद इसने सुना नहीं था। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि किसी ने कैप्टन जवाद की शख्सियत को नज़रअंदाज किया हो या इससे एराज़ बरता हो। ये पहली लड़की थी जो इससे टकराई थी। न सिर्फ इसे नज़रअंदाज करती थी बल्कि अपनी ज़ात में ही खोई खोई सी लगती थी। शायद इसीलिए कैप्टन जवाद को इसकी ज़ात में अजीब तरह की दिलचस्पी महसूस हो रही थी। गो कि वो लड़की ना ही खूबसूरत थी, ना ही कोई बहुत ज़हीन, ना ही इसकी शख्सियत ऐसी थी कि वो अगले को मशहूर कर देती, ना ही ऐसा कोई तासुर देती कि अगला इससे बात करने पे मजबूर हो जाता। लेकिन इसकी ज़ात का यही अनोखापन इसकी जानिब माइल करता था कि वो इसके सर्कल की तमाम लड़कियों से कदरे मुख्तलिफ थी और अभी तक इस किस्म की लड़की से उसका पाला नहीं पड़ा था। गाड़ी इसने बैक की और खुले हुए गेट से निकालने लगा। वो तो किसी काम से आया था। आइंदा अपने चाचू को मत लेने भेजना मुझे। उन्होंने कुछ कहा है आपसे? बस मुझे पसंद नहीं है कोई यूँ मुझे स्कूल के गेट पे लेने और छोड़ने आए। ड्राइवर की बात अलग है, लेकिन इस तरह किसी और इंसान को आना मेरे लिए मसाइल खड़े कर सकता है। वानिया ने समझकर सर हिला दिया। राबिया ने अपनी तवज्जो वानिया को पढ़ाने पर लगा दी। राबिया क्लास की कापियाँ लिए धूप में बैठी चेक कर रही थी। घर का बना पराठा खोल ले, साथ वो भी खा रही थी। वो स्टाफ रूम में कम ही बैठा करती थी जब तमाम टीचर्स लंच करने के लिए कुछ मंगवाती ताकि इसे किसी के सामने सुक्की ना हो। मिसिज़ नौरीन भी अपनी कापियों का पलंदा लिए एक बेंच पे बैठ रही थी। उन्होंने वहाँ कापियाँ बेंच पे छोड़कर इसके पास चली आईं। दिन ब दिन वीक लगने लगी और राबिया अपना ख्याल नहीं रखती। राबिया उनकी फितरत से वाकिफ़ थी कि वो दूसरों की तरह खामखा गुन लेने के लिए किसी के पास खड़ी नहीं होती। अपने काम से काम रखती हैं और किसी के मामलात में दखल अंदाजी कभी भी नहीं करती। रखती हूँ ख्याल मिस नौरीन, बस पिछले दिनों बुखार रहा था, शायद इसीलिए वीक हो गई। वो हमेशा इसी किस्म के बहाने बना बना कर हर किसी के सामने अपना भरम रखा करती थी। अच्छी खुराक लिया करो। जवानी में ली गई खुराक का असर बुढ़ापे तक जाता है। अभी से इतनी कमज़ोर हो तो बाद में क्या होगा? ये सब दुनिया इधर ही रह जानी है। अगर इंसान की सेहत ठीक ना रहे तो बिस्तर पे पड़ जाने वाला इंसान भला किसे अच्छा लगता है? वो बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि वो ठीक कह रही हैं, लेकिन वो चाह कर भी ख़ुद पे खर्च नहीं कर पाती थी। ख़ुद पे खर्च करने लगती तो ऐसा लगता जैसे कोई गुनाह है जो वो सरजद करने जा रही है। अपनी कमाई ही से ख़ुद पे लगाना इतना अजीब लगता कि वो हाथ खींच लेती। बैठें। इसने मुरव्वत में उनके लिए जगह बनाई, लेकिन वो खड़ी ही रहीं। एक बात पूछना थी, बुरा मत मनाना प्लीज़। राबिया ने सर हिलाया। भला ऐसी क्या बात थी जो इन्हें इतनी तमहीद बांधना पड़ रही थी? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी शादी का क्या सोचा है? कहीं कोई बात चली है?
राबिया हैरान सी उनकी शक्ल देखने लगी। वो कम अज़ कम इस बात की तवक्को सारी दुनिया से कर सकती थी, एक सिवाय उनके। अभी तो कुछ भी नहीं। इसने तोड़ तोड़ कर जुमला अदा किया। मेरा भाई है तो आर्मी में, मगर है सिपाही। तो जाहिर है तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं है, मगर बंदा शरीफ है। मैं इसके लिए तुम जैसी सादा मिजाज लड़की तलाश कर रही हूँ राबिया। तुम बिल्कुल वैसी हो, क्योंकि बहुत सादा और खामोश सा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत बार सोचा कि तुमसे बात करूं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाई कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और वो मैट्रिक पास है। तालीम के अलावा किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इसमें, हर लिहाज से अच्छा है। आर्मी तो यूं भी इंसान को ग्राउंड कर देती है। राबिया बिल्कुल गुमसुम उनकी बात को सुन रही थी। ये मत समझना कि मेरा भाई है तो इसीलिए इसकी तारीफ़ें किए जा रही हूँ। वो वाकई इतना ही अच्छा है, बस कुछ माशी मसाइल थे कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ सका और फ़ौज में भर्ती हो गया, वरना तो इसे पढ़ाई का शौक़ था। फिर छोटी बहनों की शादियां करते करते इसकी अपनी शादी की उम्र निकल गई। अब मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि कोई अच्छी लड़की इसकी ज़िंदगी में लेकर आऊँ, ताकि इसे भी तो सुख नसीब हो। राबिया कोई सूरत हाल में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, बस खामोश रही। भला अपने मुँह से अपने रिश्ते की क्या बात करती। अगर दिल माने तो बताना, मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करूँगी। इसके शाने को हौले से थपक कर वो वापस चली गई। राबिया उनके जाने के बाद गुमसुम सी कैफियत में बैठी रही। न इससे कापियाँ चेक हो सकीं और ना ही जहन से ये सब निकल सका। क्या अब इसके लिए मैट्रिक पास के रिश्ते आना थे। पूरा हफ्ता वो मिस नौरीन के दिए प्रपोज़ल पे सोचती रही। बिल आखिर इसने फ़ैसला किया कि वो सादिया से बात करेगी। मुझे नहीं लगता कि अब्बू जी मानेंगे। सादिया ने सारी बात सुनकर राय दी। क्यों नहीं मानेंगे? अब्बू जी ने मानना होता तो नवीद के लिए ना मान जाते, जो पिछले 8 साल से पीछे पड़ा है। नवीद, इन दोनों रिश्तों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैसे भी अब्बू जी ने नवीद के लिए इसलिए मना किया था कि मैंने मना किया था। तालीम तो दोनों की बराबर है बाजी, बल्कि नवीद फिर भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है। सिर्फ तालीम तो सब कुछ नहीं होती, तरबियत भी बहुत कुछ होती है। एक गांव के पले बढ़े लड़के का एक फ़ौजी से क्या मुकाबला भला। सच तो ये था कि बढ़ती उम्र के साथ जो ख्वाब थे वो रेत हो चुके थे। वो हकीकत पसंद हो गई थी, सच्चाई इसने कबूल कर ली थी और अब 30 के करीब एक गाँव की लड़की के लिए ऐसे ही रिश्ते आना थे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि नवीद सामने का पला बड़ा है और ये गैर है। नवीद इस लिहाज से इस बंदे से बहुत बेहतर हुआ। गांव की किसी लड़की के लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे, ना कि किसी डॉक्टर इंजीनियर के। इंसान को अपनी औकात भी तो देखनी चाहिए कि नहीं। सादिया ने लापरवाही से कहा, अब मैं क्या कहूँ इस बारे में। अगर तुम्हें अपनी औकात पता लग ही गई है, अब इतने साल बाद तो नवीद के लिए मान क्यों नहीं जाती। ये बात जैसे किसी चौथे मोहल्ले की राबिया की हो रही थी, जिसके बारे में वो क्या कहे। तुम अम्मी जी से बात करो कि वो अब्बू जी से बात करें। सादिया अब कोई 10-12 साल बच्ची थोड़ा ही थी, 22 साल की हो गई थी। अब तो खुद इसकी शादी की उम्र थी। अम्मी जी क्या कर सकेंगी, अब्बू जी इनकी कहाँ सुनते हैं। तुम खुद ही बात कर लो। नवीद के लिए मना कर सकती हो तो इसके लिए मना भी सकती हो। काशिफ से कहो, इसके तो अब सब सुनते हैं ना। वो तो फ़ौजी हो गया, बड़ा रोब है इसका घर पे। और वो सारी ज़िंदगी कमा कमा कर इन्हें पालती रही, तो भी इसका किसी पे कोई रोब नहीं था। और काशिफ जो अभी हाल ही में ट्रेनिंग मुकम्मल करके निकला था, इसका रोब तो अब्बू जी पे भी कायम हो गया। वो तो इन दिनों अपनी शादी की बातें कर रहा है। इसे कोई दोस्त की बहन पसंद आ गई, अब्बू जी को इसके लिए मनाने में लगा है। ये नई बात थी जो इसे पता लग रही थी। इसके छोटे बहन भाई इतने बड़े हो गए कि अपने हक़ के लिए लड़ रहे थे, अपनी मनवा रहे थे। ये गुर इसे क्यों ना आ सका। वो क्यों इस मामले में निखट्टू रह गई। अपनी बात कर रहा है तो मेरी भी कर ले। सादिया ने बुरा सा मुंह बनाया था इसकी बात पर। लड़की होकर अपनी शादी के लिए ऐसे बढ़ चढ़ कर बोलना अच्छा नहीं होता बाजी। तुम तो शहर जाकर बड़ी मॉडर्न हो गई हो। हया शर्म सभी भूल गई हो जाएगी शादी जब नसीब में लिखा होगा। इतनी जल्दी और बेचैनी क्या है तुम्हें। सादिया की बात पे राबिया को इसकी बेहिसी का भी एहसास हो गया। अगर कल को मैंने कुछ कर दिया तो तुम लोग मुझे इल्ज़ाम मत देना। सादिया ने मुंह पे हाथ रख लिया। हाय अल्लाह, तुम्हारा तो लगता है इससे चक्कर चल रहा है, तभी तो इतनी अतावली हो चली हो। राबिया बुत बन गई। इसकी बहन इसके लिए ये सोचती थी जिसके लिए वो माँ बनकर सोचा करती थी। चक्कर चलाने होते तो इतने साल अकेले ना गुजार देती। मैंने तो इसे देखा तक नहीं है, ये तक नहीं जानती कि कैसा दिखता है। बहन की बात पे बहुत दिल दुखा था, इतनी हद तक पे वो रो देने को थी। फिर यकीनन तुम इसकी फ़ौज की नौकरी पे मर मिटी हो, वरना क्या रखा है मैट्रिक पास में। मैट्रिक पास यहाँ गांव में रुल रहे हैं। वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुरा दी। राबिया से भी मज़ीद बर्दाश्त ना हो सका, इसने काल ही काट दी। मोबाइल बिस्तर पर पटक कर इसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उस दिन वो घुटनों में सर देकर रोती हुई राबिया को एहसास हुआ कि वो जो इसके तमाम कोलीग्स कहती हैं कि इसे बहन भाइयों के लिए इतनी कुर्बानी नहीं देना चाहिए,
तो वो ठीक ही कहती थी। इसने क्या कुछ नहीं किया अपने घर वालों के लिए, और वो इसके लिए कितने बेहिस थे। इसका ख्याल ना इसके वालिदैन को था, ना इसके बहन भाइयों को। वो इनके लिए बस एक मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जिसका काम चलते रहना और इनके लिए पैसा छापना था। अपने रिश्तों की बेहिसी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इसके साथ भी यही हुआ। वो पूरी रात बुखार में तपती रही। कोई इसे पूछने वाला नहीं था। स्कूल के अहाते में मौजूद होने के बावजूद कोई ये तक नहीं पूछने आया कि वो जो बहुत पाबंदी से स्कूल आती थी और शाज़ ही कभी गैर हाजिर होती तो वो क्यों नहीं आई थी। घर वालों ने तो क्या ही खबर लेना थी। वो लेटी इस बात पे रोती रही कि वो बिल्कुल अकेली थी, कोई इसके साथ नहीं था, और ये एक ऐसी हकीकत थी जिससे वो मुंह नहीं मोड़ सकती थी। इसके रिश्ते, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं थी। कि बड़ी हकीकत थी जो खुलकर सामने आई थी इसके। इस हकीकत ने इसे बुरी तरह तकलीफ़ दी थी। शाम को जब वो ट्यूशन के लिए नहीं गई तो वानिया की कॉल आने लगी। कुछ देर वो मोबाइल को देखती रही, फिर इसने कॉल अटेंड कर ही ली। मिस, आप आज नहीं आई? हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी। रोने की वजह से इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। वानिया यकदम चौंकी। आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, आपने डॉक्टर को चेक नहीं करवाया? ठीक हो जाऊंगी वानिया, इतनी सी बात पे क्या डॉक्टर को चेकअप करवाना। बिल्कुल नहीं, मैं आ रही हूँ, आपको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊंगी। फिर उसने कॉल ही काट दी। एक फीकी सी मुस्कुराहट राबिया के चेहरे पर छलकी। एक वही थी जिसे इसकी परवाह थी, वरना तो शायद वो हफ्ता भी इस कमरे में पड़ी रहती तो किसी को इसका ख्याल नहीं आना था कि वो इस दुनिया में पाई भी जाती है या नहीं। आधे घंटे बाद वानिया इसके कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। इसने आने की इजाज़त दी तो वो वानिया के साथ इसके घर की मुलाजमा भी थी। ओ माय गॉड, आपको हुआ क्या है? इतनी वीक लग रही हैं और आंखें, चेहरा सब सूजा हुआ है। रोने से ही ऐसा हुआ था, वो जानती थी, इसलिए कुछ शर्मसार सी हो गई। वानिया, मैंने मेडिसिन ले ली, ठीक हो जाऊंगी, तुम क्या इतनी तकलीफ़ कर रही हो? उठ जाए मिस, आप कहीं से भी ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आई हूँ। इसने अपनी मुलाजमा के साथ राबिया को उठाकर सहारा दिया और गाड़ी तक लाई। सच शुक्र था कि वानिया ड्राइवर के साथ आई थी। अगर कैप्टन साथ होता तो इसे कितनी सुख की होना थी। वो अपनी कमज़ोरी किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। वानिया इसे CMH ले आई। इसकी मुलाजमा भी साथ थी और वो इसे व्हील चेयर पर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह भागती फिर रही थी। मुसलसल कॉल्स मिला रही थी। बाप से इसका राब्ता था, जिसने पहले न जाने कहाँ कहाँ इसके लिए बात कर ली थी। इसलिए हर जगह हाथों हाथ इन्हें लिया गया। डॉक्टर्स ने इसे चेक करके वार्ड में दाखिल कर लिया, ड्रिप लगा दी क्योंकि वो बहुत नक्काहत का शिकार हो रही थी। थोड़ी देर तक वानिया ने मुलाजमा को घर भेज दिया। वो खुद इसके पास ही बैठ गई। वानिया, तुम्हारे पेपर्स होने वाले हैं, वक्त बर्बाद हो रहा है, तुम घर जाओ और पढ़ाई करो, मैं ठीक हूँ, और यहाँ स्टाफ है ना, तो तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? इसने मोहब्बत से अपनी इस प्यारी स्टूडेंट का देखा जो किसी नेमत से कम नहीं थी। मुझे सब आता है, आप जानती हैं, तैयारी मेरी अच्छी है, बस रिवाइज ही करना है, वो हो जाएगा। इस वक्त मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वो वहीं जम कर बैठी रही। इसका फ़िक्रमंद अंदाज़ राबिया को अच्छा लगा। हर इंसान की फितरत में होता है कि इसे चाहा जाए, कोई इसका ख्याल रखने वाला हो, परवाह करने वाला हो। ये सब इंसान की जज्बाती ज़रूरत होती है। वो नीम गनूदगी में थी जब इसके कानों में आवाज़ पड़ी, भाईजान का सख्ती से आर्डर है कि तुम अब मेरे साथ घर चलोगी, यहाँ सब इनकी देखभाल कर रहे हैं। वो पहचान सकती थी कि यह आवाज़ कैप्टन जवाद की थी। इसने सर घुमा कर देखा तो इसके बेड के इर्द गिर्द पर्दे गिरे हुए थे और वो दोनों पर्दे से बाहर खड़े थे। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा चाचू कि इन्हें अकेला छोड़ कर जाऊँ। आप नहीं जानते, इतनी बीमार लग रही थी जब मैंने इन्हें देखा था तो। कितना प्यारा रिश्ता था राबिया और वानिया का, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। तो तुम इसके घर वालों को इत्तला कर दो, वो यहाँ आ जाएंगे। तुम्हें रात भर रुकने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम बच्ची हो, तुम्हारा यहाँ रुकना बनता नहीं। राबिया को इसकी बात बुरी नहीं लगी थी। वो ठीक कह रहा था। वानिया ने जितना किया वही काफ़ी था, क्योंकि इतना तो इसके किसी अपने ने भी इसके लिए कभी नहीं किया। चाचू, आप स्टाफ में से किसी को ख़ास ताकीद कर देना कि मिस का ख्याल रखें। मैं कर दूँगा, तुम अब ड्राइवर के साथ घर जाओ, मैं भी यहाँ ज़रा इंतज़ामात देख कर ही निकलूँगा। तभी वो पर्दा हटाकर इसके बेड की तरफ आया तो इसे जागता पाकर मुस्कुरा दिया। कैसी हैं आप? आपने तो डरा ही दिया था। ठीक हूँ। वानिया तो यूं ही मुझे यहाँ ले आई, वो ज़रा शर्मिंदगी से कह रही थी। यूं ही कहाँ, टेम्परेचर था आपको। हमारे यहाँ इतने मामूली बुखार पे कभी हॉस्पिटल नहीं जाया जाता, बल्कि ख़ुद ही मेडिसिन ले ली जाती है। यह सच भी था कि इसने ज़िंदगी में बहुत कम अस्पताल की शक्ल देखी थी। वो वहीं एक कोने में सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया। ये पहली बार था कि वो इसे बिना अबाए और सर पे बिना दुपट्टे के देख रहा था। वो पर्दे में बहुत मोतबर और बारोब सी लगती थी और इसके बिना जैसे कोई सादा सी मासूम सी लड़की थी। वेल,
वानिया के मुताबिक आपकी तबीयत खासी ख़राब थी और मेरे ख्याल में भी आप कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही। राबिया ने नज़रों का जाविया मोड़ लिया। कुछ हुआ है क्या? राबिया चौंकी और इसे देखा जो इसे हनूस इसी पोज में खड़ा गहरी नज़रों से देख रहा था। इसकी नज़रों में क्या नहीं था, इसे अंदर तक जान लेने का पैगाम। राबिया ने घबरा कर नज़रें मोड़ ली और सर नफ़ी में हिला दिया। आप मुझे बता सकती हैं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। राबिया की आंखें भर आ गईं। वो भला इसकी इस सिलसिले में क्या मदद कर सकता था? ऐसा क्यों था कि जो अपने थे इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी और जो कुछ नहीं थे वो इतनी अपनाइयत जता रहे थे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, मैं अब चलता हूँ। वो मुड़ने लगा था। राबिया ने जल्दी से पूछ लिया, मुझे यहाँ से कब भेजेंगे? इसने थोड़ा सा मुड़कर देखा। कल तक। अभी मैं स्टाफ को बता कर जा रहा हूँ, किसी किस्म की ज़रूरत हो तो इन्हें बता दीजिएगा, मैं कल सुबह आऊँगा। राबिया ने सर हिला दिया। अगले दिन वानिया नहीं आई थी, वो खुद आया था इसे डिस्चार्ज करवाने और सारे ड्यूज़ अदा कर दिए थे। प्लीज़, मैं बिल खुद पे करना चाहती हूँ। ये बहस अब भाईजान से कर लेना, क्योंकि ये सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। उन्होंने ही सारे ड्यूज़ दिए हैं। वो जानता था कि ब्रिगेडियर साहब के सामने वो बिल्कुल नहीं बोल सकती थी। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी उनके आगे नहीं बोल पाता था। राबिया भी खामोश हो रही। गाड़ी वो अपनी ही लाया था। इसने बैठते ही गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोल दिया। राबिया ने कुछ शशोपंज में मुब्तला दरवाजे को देखा। बैठ जाएं, मैं बंदों को खाता नहीं हूँ। इसे बैठना ही पड़ा। स्कूल छोड़ दूँ आपको? इसने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इसकी तरफ देखा। राबिया ने सर हिला दिया और बाहर देखने लगी। तभी इसने म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर दिया। मध्यम सुरों वाली सुर और बाहर उतरी धुंध। ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ था कि वो किसी के साथ फ्रंट सीट पर यूँ बैठकर ऐसे माहौल में सफ़र कर रही हो। पहली दफ़ा ही तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा। इसने थूक निकला। इसकी हार्ट बीट मिस हुई। दिल एकदम चोर सा बन गया था। इसके कान की लोएं सुर्ख पड़ने लगी तो इसने जल्दी से कहा, प्लीज़ इसे ऑफ़ कर दें। जवाद ने हैरत से इसे देखा तो कुछ नादिम सी हुई। मैं म्यूज़िक नहीं सुनती, सॉरी। इसने सर हिलाकर प्लेयर बंद कर दिया। वैसे आप फ़रागत में करती क्या हैं? फ़रागत कम ही होती है, अगर मिल जाए तो अपना हिफ्स रिवाइज़ करती हूँ। सीरियसली, आप हाफिज़ हैं? वो चौंका और इसे हैरत से देखा। राबिया ने सामने देखते हुए सर हिला दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। राबिया कन्फ्यूज सी हो गई। इसने भला कौन सा अपनी मर्ज़ी से हिफ्स किया था? अब्बू जी ने इसे मदरसे में डाल दिया कि बेटी हिफ्स करेगी तो अपने साथ 10 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगी। ये वही जानती थी कि बचपन में किस दिल से इसने हिफ्स किया था। अब कोई इससे पूछता तो वो कहती कि अब्बू जी ने इसके लिए अगर कभी कोई अच्छा फ़ैसला किया तो वो यही था। आप आजकल की लड़कियों से बहुत अलग हैं। इनफैक्ट आप जैसी लड़कियां आप कम ही मिलती हैं, कम अज़ कम मुझे तो नहीं मिली। राबिया के हाथ पसीने से भीगने लगे। दिल बुरी तरह धड़कने लगा। यू आर स्पेशल। इसने चौंक कर इसे देखा जो मगन सा गाड़ी चला रहा था, लेकिन इसके लबों पे मध्यम सी मुस्कुराहट थी। राबिया के लिए 3 लफ्ज़ी जुमला बहुत कीमती था। किसी ने पहली बार इसे ही कहा था कि वो स्पेशल है, मुनफरिद है। इसे अच्छा लगा था। अपनी तारीफ़ सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है। वो भी तो एक आम सी इंसान ही थी। स्कूल के सामने से उतारते हुए इसने ताकीद की, अपना ख्याल रखिएगा, रेस्ट करें ताकि बिल्कुल ठीक हो जाएं। आप बीमार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। राबिया इसे देख कर रह गई जो गाड़ी भगा कर ले गया। कमरे में आकर भी वो जब तक सो नहीं गई इसके जुमले जहन में गर्दिश करते रहे। एक नर्म सी मुस्कुराहट इसके होंठों में मुस्तकिल जम सी गई थी। एक दिन मज़ीद रेस्ट करने के बाद वो वानिया को पढ़ाने गई थी। इसके पेपर्स सर पर थे और ऐसे वक्त में वो इसका वक्त अपनी वजह से ज़ाया नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन और रेस्ट कर लेती। मुसलसल इससे राब्ते में थी। सुबह शाम फ़ोन करके इसे पूछती कि तबीयत कैसी है। हत्ता कि इसके लिए गाड़ी तक भेजी ताकि वो बआसानी आ सके और इसे पैदल न चलना पड़े। छुट्टी करके भी क्या करना था? अकेली इस कमरे में सारा दिन पड़े पड़े दिल तंग पड़ जाता है। इससे पहले कभी इसने अपने अकेलेपन का तस्करा नहीं किया था, लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेट होने लग गई थी। इसका दिल चाहता था कि वो सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन जाती भी तो कहाँ। इसके घर वालों को इसकी परवाह नहीं थी और दोस्त कोई ऐसा करीबी कभी बनाई ही नहीं। ले देकर वानिया थी। आप गांव चली जाएं, अपनी मामा को मिस कर रही होंगी ना। राबिया सर झुकाए फीका सा मुस्कुरा दी। शायद इसे लगता था कि इसका अपनी माँ से रिवायती प्यार भरा रिश्ता है। इसे गलत लगता था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। चाचू कल आपका बहुत पूछ रहे थे। जवाद के जिक्र पर इसके चेहरे का रंग बदला। मुझे कह रहे थे कि चलो तुम्हारी मिस का हाल पूछाएं, लेकिन कल मुझे वही माइग्रेन का मसला हो गया। राबिया ने फिक्रमंदी से पूछा, अब कैसा है? अगर तुम्हारी तबीयत नहीं सेट तो हम कल पढ़ लेते हैं। इसे कभी कभार माइग्रेन का मसला हो जाता था, ये बात राबिया जानती थी। अब बिल्कुल सेट है। किताब भी इसके सामने कर चुकी थी।
थैंक यू वानिया, तुमने मेरा इतना ख्याल किया। नो थैंक्स, यू नो क्या मुझे कितनी प्यारी हैं, कोई बड़ी बहन तो है नहीं मेरी, तो हमेशा मुझे बड़ी बहनों जैसी ही लगी हैं। राबिया ने इसकी मोहब्बत पे इसका हाथ अपने हाथ में लेकर हौले से दबाया। वो सच में इसकी बेरंग ज़िंदगी में किसी फरिश्ते जैसी थी। तुम्हारे चाचू ब्रिगेडियर साहब के कज़न है ना। इसकी फितरत नहीं थी कभी कुछ कुरेदने की, लेकिन न जाने क्यों इस वक्त इसका दिल किया कि वो इस इंसान के बारे में मज़ीद जाने। यस, डैडी की सबसे छोटी खाला के बेटे हैं। उनके पेरेंट्स की बहुत पहले डेथ हो गई थी, तो उनकी बड़ी खाला ने ही उन्हें रखा था, और डैड ने ही खाला के कहने पर आर्मी में करवाया था, इसलिए वो डैड की बहुत सुनते हैं। और कोई बहन भाई नहीं है इनका। भाई था एक, वो इनके चाचू ने रख लिया था, अब वो इंग्लैंड होता है। दोनों के दरमियान भाइयों वाली बात नहीं है। अब इनकी कोई फैमिली नहीं, वो अकेले ही रहते हैं। तो वो जिन खाला ने पाला था वो भी कुछ साल पहले फौत हो गई। खालू ने तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से जवाद चाचू को बर्दाश्त किया था, इसलिए वो अब इनसे मिलने नहीं जाते। राबिया को ये सब जानकर दुख हुआ था। वो कितना चुलबुला सा लड़का था जो हर वक्त खुशबाश दिखाई देता, लेकिन किन हालात से गुजरा था। कुछ लोग दुख सहकर भी खुश ही नज़र आते हैं। गम अंदर होते हैं, लेकिन उन गमों को लोगों के सामने आश्कार नहीं करते। जवाद में भी शायद यही खसूसियत थी। राबिया को वापसी पे भी वानिया ने ड्राइवर के ज़रिए ही भिजवाया था। रात देर तक वो वानिया और जवाद के बारे में सोचती रही। उस दिन दोपहर में जब वो स्कूल से अपने कमरे में लौटी तो कुछ देर बाद इसके भाई काशिफ की कॉल आने लग गई थी। बाजी, मैं स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, अंदर आ जाओ ना, बाहर क्यों खड़े हो। वो जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा ओढ़ते हुए चप्पल पहनने लगी। कहाँ आना है। जब से वो यहाँ रह रही थी काशिफ एक आध मरतबा ही इससे मिलने आया था। इसके घर वाले इससे मिलने नहीं आते थे, वो खुद ही जाकर मिल आती थी, और अब तो वो भी बहुत कम हो गया था, लेकिन किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं बाहर आती हूँ। वो बाहर ग्राउंड में निकली तो वो गेट की तरफ से चला आ रहा था। बाजी, क्या हुआ है तुझे। वो बहुत अरसे बाद इसे देख रहा था। पीली रंगत, पहले से ज़्यादा कमज़ोर, आँखों के गिर्द हल्कों ने इसे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मेरी छोड़, तो कितना प्यारा हो गया है। इसकी तो नज़र नहीं भाई से हट रही थी। सच भी था कि फ़ौज में जाकर बहुत गबरू जवान हो गया था। तो बीमार है। वो इसकी आंखों के गिर्द हल्के देखकर फिक्रमंदी से पूछ रहा था। अंदर तो चल, यहीं खड़े खड़े सारी बातें करेंगे क्या। वो इसे धकेल कर अंदर ले आई। कमरे का हाल तो इससे भी बदतर था। इसकी किताबें, कपड़े सब बिखरा हुआ था। खाने के बर्तन तक धुले हुए नहीं थे। हालांकि वो जानता था कि इसकी बहन कितनी नफासत पसंद थी और चीज़ों को अपनी जगह पे रखना इसकी आदत थी। वो कुछ परेशान हुआ। क्या खाई पिएगा। वो अलमारी खोलकर बिस्किट निकालने लगी। कुछ भी मत कर, मैं तो बस मिलने आया था। यहाँ पिंडी आया हुआ था हफ्ते की ट्रेनिंग पे, तो सोचा तुझसे मिलता चलूँ। शाम में गांव जाना है अब्बू जी से मिलने। इसने भाई के मना करने के बावजूद बिस्किट निकाल कर इसके सामने रख दिए। चाय बना लूँ। इसने सर नहीं में हिलाया। इसके कमरे में चूल्हा नहीं था, ये तो एक पुराना क्लास रूम था जिसमें वो रह रही थी। बस हीटर था जिस पर वो खाना बाहर से लाकर गर्म कर लिया करती। पकाने का कम ही तरद्दुद करती थी। गांव चलना है मेरे साथ, तो सामान बांध ले, 2 दिन तक वापस छोड़ जाऊंगा। राबिया ने सर ना में हिलाया। 3 दिन स्कूल और ट्यूशन से छुट्टी की है पिछले हफ्ते। मज़ीद छुट्टी नहीं कर सकती। क्यों? छुट्टी क्यों की थी? खैर थी, बीमार थी, 1 दिन अस्पताल गई हूँ। इसे हैरत का झटका लगा। तू अस्पताल गई, किसी को बताया तक नहीं। वो खामोश रही। क्या हुआ था? बुखार और कमज़ोरी थी। वानिया ले गई थी। ब्रिगेडियर साहब ने सब इंतजाम किए थे। वो जानता था कि वानिया और ब्रिगेडियर साहब राबिया की कितनी परवाह करते थे। उन्होंने ही तो राबिया के कहने पे इसे फ़ौज में भर्ती करवाया था। लेकिन तुझे बताना चाहिए था हम सबको। गांव में तो किसी को भी नहीं पता। वो खामोश रही। घर खैर से जा रहा है, इसने बात टालना चाहिए। अब्बू जी को मनाने जा रहा हूँ अपने रिश्ते के लिए। वो तो बस अपने चाचे की पुत्र की हीरा के लिए बज़ेद हैं। इन्हें बिठा कर समझाऊँगा कि अब फ़ौज में भर्ती होकर गांव की अनपढ़ लड़की से तो शादी नहीं कर सकता हूँ मैं। इसके चेहरे की मुस्कुराहट कम हुई तो इसके भाई ने बाप को अपनी मर्ज़ी के लिए मना लिया था, और वो बैठी की बैठी रह गई। कौन है लड़की? मेरे दोस्त की बहन है, बहुत पढ़ी लिखी है, लोग भी अच्छे हैं। राबिया ने सर हिलाया। मुबारक हो। इसे लगा था वो अब भाई की तरफ देखेगी तो इसकी आंखों की धुंधलाहट पकड़ी जाएगी। इसने जल्दी से सर झुका लिया। सादिया की भी बात पक्की कर रहे हैं अब्बू जी, बताया तो होगा उसने। इसकी आंखों की धुंधलाहट अब कहाँ रुकने वाली थी। एक आंसू आंख से टपका और वह जल्दी से उठकर अलमारी की तरफ गई। इससे 7 साल छोटी सादिया की बात पक्की हो रही थी। इसे पता तक नहीं था। पता होता भी तो कैसे। वो तो घर वालों के लिए एटीएम मशीन थी ना। जब खर्चे का वक्त आता तो इसे सब बताकर रकम मांग ली जाती। खुश रहो सब, हमेशा तरक्की करते रहो। इसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और आवाज़ पे काबू पाया। अपने दिल की कैफियत इसे बिल्कुल अयान नहीं करना थी।
अलमारी से एक सूट निकाला और एक थैले में डाल दिया। ये सादिया को दे देना। इसके लिए सूट लिया था। जो सूट वानिया ने इसे लेकर दिया था वो बहन को भेज रही थी। वो हमेशा यही करती आई थी। अपनी मंगनी पे पहन लेगी। इसे रंग बड़ा जचता है। यूँ भी मंगनी पे लड़कियाँ नए जोड़े पहनती हैं। भाई ने इसे गहरी नज़रों से देखा और थैला थाम लिया। अपना ख्याल रखा करो बाजी। उठकर खड़ा हो गया। गांव जाकर काशिफ ने सादिया को सूट थमा दिया था। अम्मी से मिलकर इसने बस यही कहा, बाजी को वापस बुलवा लें अम्मी, इसकी हालत ठीक नहीं लगी मुझे। अम्मी बेटे की शक्ल देखने लगी। रात में उन्होंने खाना खाते अब्बू जी से वही बात की जो काशिफ से सुनी थी। क्यों, क्या मसला इसे वहाँ? अच्छा भला कमरा मिला हुआ है, रह रही है, कमा रही है। अब्बू जी ने काशिफ को देखा। बीमार रही है, अस्पताल दाखिल थी और किसी को ख़बर तक नहीं होने दी। इसकी बात पे सब चौंके थे। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लगी। मुझे लगता है जहनी तौर पर कुछ ठीक नहीं रही। इसे वापस आ जाना चाहिए। अब्बू जी इस बात पे सर झटक कर खाना खाने लगे। वो चाहती है कि इसकी शादी कर दी जाए। सादिया ने सर झुकाए चोरों की तरह डलते डलते बात की। इसकी बात पे सब चौंके। इसने खुद तुझसे ही बात की है। अम्मी जी ने अब्बू जी के माथे के बलों को गिनते हुए जल्दी से सादिया को घुरका। खुद कहा इसने अम्मी, वरना मुझे क्या पड़ी थी कहने की, कोई रिश्ता बता रही थी अपने लिए। इसकी बात पे सबको सांप सूंघ गया। अब्बू जी खाने की ट्रे परे करते उठ गए। उनके जाने के बाद अम्मी जी ने सादिया के बाजों को मरोड़ा था। बेशरम, बाप के सामने ही बात करते हैं, क्या ज़रूरत थी? सादिया ने अपने बाजू छुड़ाया। वो बाप के सामने मुंह फाड़ कर रिश्ते से मना करे तो ठीक, मैं इसका पैगाम दूं तो गलत। इसका मुंह फूल कर कुप्पा हो गया। क्या करता है वो लड़का? काशिफ ने दिलचस्पी दिखाई। फ़ौजी है। काशिफ ने सर हिलाया और ख़ामोश हो गया। चलो, मुझे अता पता मालूम होगा तो छानबीन भी करवा लूँगा। अम्मी जी खामोशी से सादिया को घूरते हुए खाना निकालने लगी। इसी रात अब्बू जी की राबिया को कॉल आई थी जिसकी इसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तू शादी करना चाहती है और ये बात तूने खुद सादिया से की। राबिया खामोश रही। इसे लगा कि बाप इसकी खिंचाई कर रहा है। कौन है वो लड़का? इसे खामोश पाकर उन्होंने पूछा। मेरी कुलीग ने रिश्ता दिया था अपने भाई का। फ़ौजी है, उम्र में बड़ा है, पहले शादी नहीं हुई। मैट्रिक पास सिपाही। उनके अंदाज में हकारत थी। राबिया को दुख हुआ। मैंने सोचा था कि तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है, मेरा दायां बाजू है जिसने इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। बहन भाइयों को पढ़ाया, उनकी ज़िंदगी बना रही है, उनकी शादियां भी करेगी, घर की मरम्मत करवाई है, इतना कुछ ख़रीदा है घर के लिए। तेरी कमाई से ही मैंने दूसरा पोर्शन भी शुरू करवा दिया। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। इसका एक एक एहसान उसके सामने आ रहा था। इसीलिए सोचा था कि तेरी कभी शादी नहीं करूँगा। राबिया जहाँ की तिहाँ रह गई। लेकिन अब अगर शादी का सोचा ही है तो ये बात बता दूँ कि अपनी शादी का सारा ख़र्चा खुद उठाना होगा, क्योंकि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये इसका बाप कह रहा था। वो बाप जिसे वो पिछले 8 साल से पैसा पैसा जोड़कर भेज रही थी। अपने पे कभी इसने खर्च नहीं किया और सभी ने भेज दिया। अब जब इसका वक्त था तो इसे बताया जा रहा था कि इनके लिए उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं। बोल अपनी इस कुलीग को कि यहाँ आकर बात करे और अपने भाई को भी ले आए। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। राबिया कितनी देर मोबाइल कान से लगाए खड़ी रही। जब इसे होश आया कि कॉल कट चुकी है तो इसने फ़ोन चारपाई पे फेंका, दहाड़े मार मार कर रोने लगी। इतने सालों का बिनबास काट कर इसे क्या मिला था? टूटा दिल, खाली हाथ। इसकी कुलीग्स ठीक कहती थी कि घर वालों को पैसे ज़रूर भेजो, सब मत भेजो। इससे बड़ी गलती हुई थी। शुक्र है इतने दिनों बाद आपकी सूरत तो दिखाई दी, वरना वानिया से पूछता ही रहता था कि तुम्हारी मिस की तबीयत ठीक है। वो ट्यूशन पढ़ाकर फारिग थी। वानिया इसे रुकने का कहकर अंदर गई थी, जब भी वो सामने आ मौजूद था। अब बिल्कुल ठीक हूँ, बुखारी था, उतर गया। वो अपना सामान समेट रही थी। वैसे आज आप संडे को भी यहाँ कैसे हैं? वानिया के पेपर्स हो रहे हैं तो छुट्टी नहीं हो सकती अब। ऐसी टीचर मैंने तो कभी नहीं देखी जो संडे को भी पढ़ाती हो। वो तारीफ़ थी, लेकिन राबिया को तंज लगा। बच्चे को इम्तहान की तैयारी करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं वही पूरी ना करूं तो फ़ायदा? और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए भले मुझे वीकेंड पे भी आना पड़े तो मैं आऊँगी। उसका लहजा मजबूत था, बदतमीज़ हरगिज़ नहीं था। इसलिए जवाद मुस्कुरा दिया। तभी वानिया अंदर से निकली। इसके हाथ में कोई शॉपर था जिसमें यकीनन खाने के डब्बे थे जो वो राबिया के लिए लाई थी। वो अक्सर खाना पैक करके राबिया को दिया करती थी। चाचू, डैडी आपका वेट कर रहे हैं, कोई ज़रूरी बात करनी है उन्हें। मुझे कहा है कि आप आएँ तो उनके पास भेज दूँ। जवाद को सलाम करके वो राबिया को छोड़ने दरवाजे की तरफ आई। सी यू अगेन नेक्स्ट वीकेंड, वो पीछे से शोख आवाज़ में बोला तो राबिया ना चाहते हुए भी मुड़ी। वो जल्दी से अंदर चला गया। ये ऐसे ही लगे रहते हैं, बुरा मत मनाइएगा, राबिया मुस्कुरा दी।
मैं इतनी सी बातों पे बुरा नहीं मनाती। वो इसे सलाम करती हुई बाहर निकल गई। बाहर गेट पे पहुंचकर इसने अपना बैग और किताबें दुरुस्त तरीके से पकड़ी तो ख्याल आया कि इसकी एक किताब तो अंदर रह गई थी और इसने वापस जाकर पेपर्स चेक करने थे। वह वापस अंदर लाउंज में दाखिल हो रही थी जब सामने कमरे के दरवाजे से वानिया के कहकहे की आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसने अपना रुख इस कमरे की तरफ ही कर दिया। आप मिस के बारे में भी सोच सकते हैं, वो बहुत अच्छी हैं। वानिया ने अपना मुखलिसाना मशवरा दिया। राबिया के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। अच्छी तो है लेकिन ऐसी नहीं कि एज अ पार्टनर सोचा जाए। इसकी सांस रुक गई। वो क्यों? वानिया ने अपनी मासूमियत से पूछा। यार अब कैसे बताऊं? जवाद कान खुजाने लगा। शी इज़ सो सिंपल सो बोरिंग। मतलब वो ऐसी लड़की है ही नहीं जो लाइफ में मेरे जैसे बंदे के साथ मूव कर सके। इसे तो अपने जैसा बोरिंग सिंपल सा बंदा ही सूट करेगा। राबिया के दिल में कुछ चुभा। यूँ भी मुझसे एज में बड़ी होगी लाजमी। आई मीन अगर नहीं भी है तो लगती तो है। नमकीन गोला हलक में फंसा। यू नो मैं कैप्टन जवाद हूँ। जवाद ने कॉलर अकड़ाए। मैंने तुम्हारे डैडी की बताई इतनी ज़बरदस्त लड़कियाँ ठुकराई हैं तो क्या मैं ऐसी गाँव की दोशीज़ा पे मान जाऊँगा? उसके लहजे में अपने लिए तफाखुर था और राबिया के लिए तमस्खुर। वहीं से पलट गई। सारे रास्ते आंखें भीगती रहीं। वापस आकर इसने इसी वक्त मिस नौरीन को कॉल मिलाई। हेलो मिस नौरीन, मेरे अब्बू जी आपसे मिलना चाहते हैं। इन्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जहेज़ के नाम पे कुछ नहीं लाऊंगी। तुम्हारी शर्त पे मुझे कोई एतराज़ नहीं राबिया। हम नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारे गांव जाएंगे। थैंक यू सो मच। कॉल इसने बंद कर दी। जवाद ने ठीक कहा था कि इसे अपने जैसा बंदा ही सूट करेगा और मिसिज़ नौरीन का भाई इसके लिए एक मुनासिब इंसान साबित होना था। इसे यही फ़ैसला अपने लिए बेहतर लगा था। यूँ भी ज़रूरी तो नहीं होता कि जो सोचा जाए वो हकीकत बन जाए। कुछ सोचें बस ख्वाब ही साबित होती हैं और ख्वाब से जितनी जल्दी जाग जाया जाए इंसान के हक़ में बेहतर होता है। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। अल्लाह हाफिज़।